दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। जी हां, रोजाना कोरोना के हजारों मरीज मिल रहे हैं। स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से वापस बिहार लौटने लगे हैं। जी हां, खासकर महाराष्ट्र में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर रोजाना बिहार लौट रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के सीमांचल मिथिलांचल लौटे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों से जब उनके लौटने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां स्थिति काफी भयावह है। लॉकडाउन लगे इससे पहले हम लोग घर पहुंच जाना चाहते हैं। जी हां, वहीं जब उनसे वापस जाने के संबंध में पूछा गया तो कई मजदूरों ने कहा कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, यही कोई काम धंधा करके अपना जीवन यापन करेंगे। जबकि कुछ मजदूरों ने कहा कि वे वापस नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर बिहार सरकार उन्हें रोजगार के अवसर नहीं देगी तो फिर मजबूरन उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। स्थिति सामान्य होने के बाद वे यह फैसला करेंगे कि आखिर क्या करना है, यहीं पर काम धंधा करना है या फिर बाहर जाना है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय में स्थित सिमरिया गंगा घाट पर शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के बीच मुंडन संस्कार में शामिल होने आए 6 युवक गंगा स्नान करने के दौरान एक एक करके डूब गए। जी हालांकि 4 लोगों को गोताखोर के टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक अज्ञात समेत 3 लोगों की जान चली गई। जी हां, जिसके बाद गोताखोरों ने उन्हें नदी से निकाला। गंगा स्नान करने के दौरान पैर के गहरे गड्ढे में चले जाने की वजह से हादसा हुआ। दोस्तों बिहार में कोरोना के चलते हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। जी हां, कोरोना को लेकर हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कल शुक्रवार की शाम एक बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य में कोरोना से निपटने के लिए तरीके और हालात की समीक्षा की। बिहार सरकार की तरफ से बिहार में हर संभव व्यवस्था करने और स्थिति को नियंत्रण में करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस की नेता और बिहार के पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि इतने दिनों बाद मुख्यमंत्री को सुध क्यों आई है। रंजीत रंजन ने आरोप लगाया है कि पटना में कोरोना के केस छिपाए जा रहे हैं। पटना में बुरे हालात हैं, यहां तक कि 200 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के 800 रुपए में भरे जा रहे हैं और अस्पताल में सिलेंडर की कीमत 2400 रुपए ली जा रही है। यह उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकार कोरोना से लोगों को बचाने में 100% विफल है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी समेत सभी विपक्षी लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार बेहद इंतजाम की बात कर रही है। जी विपक्ष दिल्ली और महाराष्ट्र समेत पूरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की समस्या को भी मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों के खाते में हर महीने 6000 रुपए दिए जाने की मांग की है। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को यूपी गेट पर 2 टूक कहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तब भी आंदोलन चलता रहेगा। जी उन्होंने कहा है कि यूपी गेट, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर 5 माह से किसान डटे हुए हैं। एक तरह से यहां किसानों ने अपना गांव बसा लिया है। जी लॉकडाउन लगेगा तो क्या गांव में लोग नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगेगा तो उसके नियमों का पालन किया जाएगा। गांव से किसान यहां नहीं आएंगे, मगर जो यहां पर हैं वो यहीं पर रहेंगे। आंदोलन तो चलता ही रहेगा। जी कोरोना विरोधी टीकाकरण के प्रश्न पर राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्होंने पहला डोज लगवा लिया है। जी हां, सीमाओं पर बैठे किसानों को टीका लगवाने के लिए आसपास के निजी अस्पतालों और प्रशासन से बातचीत की जा रही है। जी सभी को टीका लगवाया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी गेट पर 28 नवंबर से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रवासियों को किफायती दाम पर अनाज मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत राशन कार्ड से लाभार्थी अनाज ले सकते हैं। जी मगर वहां मौजूद भीड़ और लंबी कतारों के चलते कई बार राशन लेने में दिक्कत होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप घर बैठे अनाज मंगवा सकते हैं। ये ऐप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही हिस्सा है। इसके जरिए आप घर बैठे ही राशन बुक
कर सकते हैं। इस बारे में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का कहना है कि इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, उचित मूल्य की दुकान या राशन दुकान की डीलरों और अन्य अंशधारकों के बीच ONORC से संबंधित सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। यह मेरा राशन ऐप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना होगा। जी हां, इंस्टॉल के बाद ऐप को ओपन करके इसमें अपने राशन कार्ड की डिटेल्स भरना होगा। जी हां, ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप ऐप से राशन घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई हज पर जाना चाहता है, जी हां, वार्षिक हज पर जाने वाले सभी मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। जी हां, तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर यह ऐलान किया गया है। वहीं सऊदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए 72 घंटे के लिए सभी लोगों को क्वारंटाइन करने का आदेश दिया है। जी हां, शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन करने के साथ मास्क लगाने की पाबंदी होगी। रिहायशी जगहों पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। तेजी से फैलती कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर यह ऐलान किया गया है। जी हां, बहरहाल वैश्विक स्तर पर फिर से फैल रही कोरोना महामारी के बीच हज यात्रा का स्वरूप क्या होगा, अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी हां, पिछले साल भी नियमित हज यात्रा नहीं हो सकी थी। दोस्तों, दरभंगा के DMCH में एक 5 माह के कोरोना संक्रमित बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 5 माह के बच्चे, जी हां, कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती बच्चे की मां और पापा कोरोना नेगेटिव बता गए हैं। जी, जबकि बच्चा कोरोना पॉजिटिव है। बच्चा कैसे कोरोना संक्रमित हो गया, इसकी जानकारी माता पिता को नहीं है। बच्चा सदर प्रखंड के एक गांव का बताया गया है। जी हां, बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, अब बिहार के गांव की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का इंतजाम हो गया है। जी हां, अब इसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर मिलने वाली राशि का उपयोग हो सकता है। इस राशि के खर्च से संबंधित पुरानी गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से विधानसभा में की गई कुछ नई घोषणाओं के लिए धन राशि के प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। इससे पंचायती राज संस्थानों के पास योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी। बिहार सरकार ने गाइडलाइंस में संशोधन करके कुछ नए मदों को जोड़ने की सिफारिश पिछले साल ही की थी। केंद्र ने हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है। इस आधार पर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों, जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारियों और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिलने वाली पैसे से गांव में खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। बच्चों के लिए उद्यान यानी कि पार्क का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अलावा बिहार सरकार ग्रामीण स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए भी इस धन का उपयोग कर सकती है। जी आदेश के मुताबिक इस राशि से ग्रामीण तालाबों में छठ घाटों का निर्माण भी किया जा सकेगा। जहां जरूरत पड़ी तो फिर जल जमाव प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों में भी धन का उपयोग होगा, यानी कि नाली और गली के पक्कीकरण में इसका उपयोग होगा। यह ग्राम पंचायतों की सड़कों के निर्माण को योजना का अंग बनाया गया है। विधानसभा में मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत में सीसीटीवी कैमरे की घोषणा की गई है। जी हां, गाइडलाइंस में इस योजना को शामिल कर लिया गया है। सीसीटीवी का कंट्रोल रूम पंचायत भवन में होगा। अब तक ग्रामीण विकास विभाग पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए धन खर्च कर रहा था। यह नई व्यवस्था में पंचायती राज विभाग भी इसके लिए धन देगा। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का कल जन्मदिन था। यह तेज प्रताप यादव 33 साल के हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने अपने सरकारी आवास पर रात में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। आपको बता दें कि पिछले साल जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को खाना खिलाने की पहल की थी। उन्होंने लालू की रसोई नाम की इस पहल की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार नहीं किया। दोस्तों, कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ऐसा ही नेक काम एक BSc ग्रेजुएट युवक ने किया है। सत्येंद्र नाम के इस शख्स ने दिल्ली के मयूर बिहार फेज 1 फ्लाईओवर के नीचे गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देना शुरू किया। दरअसल कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई है, ऐसे बच्चों के लिए सत्येंद्र ने उन्हें पढ़ाने का जिम्मा उठाया है।
सत्येंद्र करीब 250 बच्चों को फ्री में फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाते हैं। ये क्लास सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलती है। वहीं सत्येंद्र के साथ उनके साथी कमलेश और दीपक भी बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ केजी से लेकर 10वीं क्लास तक की शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने भी इस शानदार पहल को ट्वीट करके शेयर किया। जी हाँ, शेयर की गई तस्वीर में बच्चे फ्लाईओवर के नीचे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। वहीं सुशांत नंदा ने तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया है, जी हाँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, सत्येंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई और झुग्गियों के इन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए कोई भी मोबाइल नहीं था, इसीलिए बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा है कि केजी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। वहीं कक्षा 9वीं की छात्रा विनीता ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाया जाता है और कक्षाएं बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का महासंकट बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, बिहार में इस वक्त कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा है और नए मामलों का रिकॉर्ड टूटने लगा है। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बिहार के नालंदा में राजगीर में नेचर सफारी को बंद करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, पटना में जेडीयू ने अपना दफ्तर 20 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं राजद का दफ्तर पहले से ही बंद हो गया है। जी हाँ, दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने दफ्तरों में आने वाले लोगों की संख्या में कटौती की है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिन बिहार में कुल 6133 कोरोना के केस सामने आए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जी ऐसे में राज्य में लगातार संकट बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना के मरीजों को इलाज में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बंगाल के विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में बंटवारा किया जा रहा है, मुसलमानों को पराया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या वे देश हित में है? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, क्या भारत में अल्पसंख्यक तबके को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल देने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, और जो लोग अखंड भारत का सपना लेकर सत्ता पर काबिज है और जो विभाजन के डंस से पीड़ित देश को उबारने का दावा करते हैं, क्या वे इस खतरे को समझते हैं? जी हाँ, जिसकी कीमत एक बार मुल्क विभाजन के रूप में दे चुका है। जी पिछले दिनों भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मकथा पढ़ते हुए एक सवाल दिमाग में घूमे। जी और ऐसा लगा कि आजादी के 74 साल बाद देश एक बार फिर गलती करने जा रहा है। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे बुनियादी मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। जी रोटी, रोजगार और छत के सवाल पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, हिंदू मुसलमान के दावे ज्यादा अहम हो गए हैं। सत्ता पक्ष ने बड़ी होशियारी से दोनों के बीच एक बड़ी खाई खोद दी है। जी एक बार फिर से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। यही गलती आजादी की लड़ाई के दौरान भी की गई थी, नतीजतन पाकिस्तान बना। जी तब यह गलती मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने की थी। जी आज यह गलती हिंदुओं का एक बड़ा तबका कर रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद भी लंबे समय तक हिंदू और मुसलमान सह-अस्तित्व की भावना से रहते थे। जी 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्दीक तो खुद हिंदुत्ववादी राजनीति के जनक सावरकर ने की थी। 1857 पर उनकी किताब इसकी गवाही है। जी बाद में अंग्रेजों को लगा कि अगर ये साथ रहे, यानी कि हिंदू मुसलमान साथ रहे, तो फिर भारत पर शासन करना असंभव होगा। लिहाजा बांटो और राज करो की नीति अपनाई। जी जिन्ना पर लिखी पाकिस्तानी लेखक इश्तियाक अहमद की किताब के पन्ने इस बात के प्रमाण है कि कायदे आजम जिन्ना का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए किया। जी जिन्ना को अपनी राजनीति के लिए यह बहुत मुफीद भी लगा। जी इश्तियाक अहमद लिखते हैं कि जिन्ना के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के गहरे रिश्ते थे। चर्चिल भारत और भारतीयों को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। जी हाँ, वह कांग्रेस और गांधी से नफरत करते थे। कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया तो फिर अचानक जिन्ना अंग्रेजों के लिए उपयोगी हो गए। जी इसके पहले तक जिन्ना पर अंग्रेजों की कोई खास कृपा दृष्टि नहीं थी। जी याद रखने वाली बात यह है कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की बात कही थी। उन्होंने खुलेआम कहा था कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है। जी कांग्रेस हिंदू पार्टी है और गांधी एक हिंदू नेता है। उन्होंने द्वितीय राष्ट्र की वकालत की थी, यानी कि दूसरे राष्ट्र की वकालत की। जी वह कहने लगे कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये दो अलग अलग राष्ट्र है।
दोस्तों अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप डेयरी फार्मिंग का कारोबार कर सकते हैं। जी इसे आप कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद से ही आपको इससे मोटी कमाई होने लगेगी। आपको बता दें कि आज के समय में डेयरी फार्मिंग सबसे बढ़िया सेक्टर है जहां तरक्की की ढेर सारी संभावनाएं हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी मंदी का दौर नहीं देखना पड़ता है। जी हाँ, सालों भर इसमें कमाई होती है। एक बड़ा एडवांटेज है कि इसकी शुरुआत के लिए लागत भी ज्यादा नहीं लगती है। साथ ही केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार पशुपालन के लिए लोन और सब्सिडी भी मुहैया कराती है। ऐसे में डेयरी खोलकर आप रोजाना कमाई का जरिया बना सकते हैं। जी हां, डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमियों को शुरुआती चरणों में कम गायों या फिर भैंसों का चयन करना होगा। मांग के आधार पर बाद के चरणों में मवेशियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले बेहतर नस्ल की जैसे कि गिर नस्ल की गाय खरीदें और उसकी अच्छी देख रेख और खान पान का ध्यान रखें। जी हां, इसका फायदा यह होगा कि अधिक मात्रा में दूध का प्रोडक्शन होने लगा। जी हाँ, इससे आमदनी बढ़ेगी। कुछ दिनों बाद आप पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। अपने नाम डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप 2 गाय या फिर भैंस से डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं। 2 पशुओं में आपको 30 से 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। जी हाँ, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद आधुनिक डेयरी तैयार करना है। इस योजना का मकसद है कि किसान और पशुपालक डेयरी फार्म खोल सकें और अपनी आय को बढ़ा सके। इस योजना के तहत बैंक से कर्ज भी मुहैया कराया जाता है। जी हाँ, खास बात यह है कि इस कर्ज पर सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, अगर आप 10 पशुओं की डेयरी खोलना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। जी हाँ, कृषि मंत्रालय की DEDS योजना में आपको लगभग 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। जी हाँ, ये सब्सिडी नाबार्ड की तरफ से दी जाती है। आपको बता दें कि हर जिले में नाबार्ड का कार्यालय होता है। यहाँ आप अपनी डेयरी का प्रोजेक्ट बनाकर दे सकते हैं। जी हाँ, इस काम में आपकी मदद जिले का पशुपालन विभाग कर सकता है। दोस्तों बिहार में पंचायत आम चुनाव सिंगल पोस्ट ईवीएम से ही होगा। इसके लिए बिहार निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच गुरुवार को दूसरे दिन की बैठक में सहमति बन गई है। जी हां, बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने देर शाम तक के नई दिल्ली में स्थित भारत निर्वाचन आयोग परिसर में आयोजित बैठक के बाद ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर दोनों आयोग के बीच सहमति कायम होने की जानकारी दी है। जी हां, आयोग के सचिव श्री राम ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता को लेकर सहमति देने का निर्णय लिया है। बैठक से लौटकर वे पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखेंगे। इसके बाद बिहार निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ईवीएम की आवश्यकता का आकलन करेगा। जी हां, बिहार में सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता दूसरे राज्यों से आवश्यकता के अनुसार ईवीएम मंगाए जाने सहित अन्य पहलुओं पर विचार करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी हां, उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के तहत 6 पदों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में सिंगल पोस्ट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की अधिक संख्या में जरूरत होगी। दोस्तों देश में कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जी हां, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में सब कुछ बंद रहेगा। जी हां, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। जी ऐसा ही ऐलान राजस्थान सरकार ने किया है। यहां शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। जी हां, जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वहीं बिहार से खबर आ रही है कि यहां भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 6,133 नए केस सामने आए हैं और 24 मरीजों की जान चली गई। जी अभी बिहार में 29,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। दोस्तों कोरोना काल में बिहार सरकार ने बिहार के लाखों मजदूरों को राहत दी है। जी हां, उनके खाते में कोरोना आर्थिक सहायता के रूप में 446 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेज दी है। जी हां, गुरुवार को श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी के देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत बिहार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित सभी निर्माण कामगारों के 3,000 रुपए दर की राशि का हस्तांतरण किया गया है। कुल 14,87,023 निबंधित निर्माण कामगारों को 3,000 रुपए के हिसाब से 446 करोड़ 10,69,हजार की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए शनिवार को यानी कि आज वोट डाले जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है। जी दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव करने की मांग की, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में फायरिंग की घटना घटी
घटी और 4 लोगों की जान चली गई। कुछ बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष सिद्दीकी अली मियां ने माथाभंगा पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, बिहार में आपराधिक मामले के शिकार केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई नेता भी हो रहे हैं। जी, अपराधियों का बिहार में अब किसी का भी खौफ नहीं रह गया है। यही वजह है कि कई तरह की बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में खबर सीवान की है, जहां जदयू सांसद और उनके पति पर हमलावर किया गया। जी, यह घटना सीवान थाना क्षेत्र के नंदामुड़ा गांव की है। जानकारी के मुताबिक सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह के घर नवरात्रि के अवसर पर कलश स्थापित किया गया है। यह वही पूजा करने के लिए ये दोनों गुरुवार की देर रात करीब 10 बजे बाहर निकले। तभी कुछ बाइक से अपराधियों ने उन्हें मारने की कोशिश की। जी, हालांकि अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। जी, दरअसल वे सभी अपराधी शराब के नशे में थे। जब उन लोगों ने संसद पर हम फायरिंग करना चाहा, तभी ये देख संसद ने सुरक्षा बलों के युवकों को पकड़ लिया। वह इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी गई। खबर की माने तो युवकों की पहचान राहुल कुमार सिंह, अभिषेक सिंह और भानु प्रताप सिंह के रूप में हुई है। जी, फिलहाल तीनों युवक थाने में और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दोस्तों, बिहार के अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह बिहार के सभी सरकारी निजी स्कूलों और कॉलेजों में भी 1/3 शिक्षक ही रोजाना आएंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि अब शिक्षक भी अपने विद्यालय में 1/3 की संख्या में ही आएंगे। जी हां, मंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस सबको लेकर निर्देश दिया है। जी हां, मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बीच थोड़ा परेशान करने वाली खबर आई है। जी हां, कोरोना पर नजर रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना पीक पर होगा। जी हां, कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जहां अगले 4 हफ्तों को बेहद अहम बताया है, वहीं आईआईटी कानपुर की टीम ने गणितीय मॉडल के आधार पर कहा है कि देश में कोरोना की लहर 20 से 25 अप्रैल के बीच अपनी ऊंचाई पर होगी। जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रही है। 15 अप्रैल को कोरोना के केस ने 2 लाख के आंकड़े को छू लिया था। जी, अभी भी संकट कम नहीं हुआ है। हमारी टीम ने जो गणितीय मॉडल से कोरोना पर नजर रख रही है, उसके मुताबिक 20 से 25 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच जाना चाहिए था। जी, हालांकि हालात काफी बदल चुके हैं। जी हां, पीक वैल्यू बदलती जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 25 अप्रैल के बीच कोरोना पीक पर होगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिलने लगेगी। अग्रवाल ने बताया कि 25 अप्रैल के बाद कोरोना से राहत मिलना शुरू हो जाएगी और एक्टिव केस कम होने लगेंगे। जी, उन्होंने कहा कि मई के अंत तक स्थिति बेहतर होने लगेगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि सभी राज्यों में एक सामान्य स्थिति ही दिखाई देगी। जहां कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं, वहां भी मई के अंत तक हालात सामान्य होने लगेंगे। मौजूदा लहर पिछले लहर से इस मायने में अलग है कि रोजाना दर्ज की जा रही मौतों पर इस बार संक्रमण की दर के मुकाबले कम है। वैक्सीन आ जाने के बाद लोगों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण ही कोरोना के आंकड़े में इजाफा हुआ। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। जी हां, साथ ही साथ इसे राज्य में लागू करने का भी आदेश दे दिया है, ताकि राज्य में कोरोना का संक्रमण का फैलाव न हो सके और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर रामनवमी, छठ पूजा और जुमे की नमाज का आयोजन नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, सरकारी निर्देश के अनुसार बिहार में सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला कोरोना को लेकर लिया गया है। जी हां, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रामनवमी के मौके पर कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और सार्वजनिक स्थल पर रामनवमी पूजा का आयोजन भी नहीं होगा। जी हां, बिहार में सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थल मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं करनी होगी। दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दे दी है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार की जाए। जी हां, उमर खालिद पर उन्हें दंगों की साजिश रचने का आरोप है। जी हां, पुलिस ने कहा था कि दंगे से पहले 8 जनवरी 2020 को खालिद ने ताहिर हुसैन और अन्य से शाहीन बाग इलाके में मुलाकात करके दंगों की साजिश रची। इसके लिए पहले से तैयार रहने की योजना भी बनाई गई।
दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। जी गुरुवार को पहली बार इतने दिन में 2 लाख संक्रमण का आंकड़ा पार कर चुका है। ये इससे एक दिन पहले के मुकाबले 9% अधिक था। इस दौर में 1184 लोगों की जान चली गई, जो पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इस बीच देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पहुंच गई है। इस महीने सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। जी हाँ, 31 मार्च को ये 6 लाख थी। ज्यादा सक्रिय मामलों का अर्थ है कि इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और जान जाने की संख्या में भी तेजी आएगी। गुरुवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक केवल के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि अधिक महाराष्ट्र में 61,695 मामले सामने आए। देश में कुल 2,16,902 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल 349 जान गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112 और उत्तर प्रदेश में 104 लोगों की जान गई। गुजरात में 81, कर्नाटक में 66 और मध्य प्रदेश में 53 लोगों की जान चली गई। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने कस्टमर के नाम एक जरूरी सूचना दी है। ये सूचना आईएफएससी और फिर इससे जुड़े बेनिफिशियरी को लेकर है। ये स्टेट बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज होने के बाद कस्टमर को अपने पुराने बेनिफिशियरी को अकाउंट से डिलीट करना चाहिए। ये बाद में नए आईएफएससी के साथ बेनिफिशियरी को दोबारा रजिस्टर करना चाहिए। स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर में लिखा है कि पेमेंट फेलियर से बचने के लिए जरूरी है कि कस्टमर्स बेनिफिशियरी लिस्ट को दोबारा रजिस्टर करें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि यूबीआई और ओबीसी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हुआ है। अब पूरा का पूरा आईएफएससी कोड को भी बदला गया है। लेकिन अगर ये एसबीआई कस्टमर अब भी पुराने कोड के साथ बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड दर्ज किए हुए हैं तो फिर पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। यह ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक नया आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। दोस्तों देश भर में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस के देखते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट पीजी 2021 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसको लेकर जानकारी दी है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। जी हाँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनबीई ने 14 अप्रैल को नीट पीजी 2021 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। जी यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब छात्रों को नए तारीख का इंतजार करना होगा। दोस्तों गोपालगंज जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने पहल की है। जी मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को 50% अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा। जी नए तालाब खुदवाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन की रकबा की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो फिर आवेदन को चयनित करके अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोपालगंज जिला मत्स्य पालन में बिहार में अपना एक अलग स्थान रखता है। जी मत्स्य पालन इस जिले में यानी कि गोपालगंज जिले में आय का एक बड़ा साधन है। यह सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब इस योजनाओं में एक और केंद्र प्रायोजित योजना को जोड़ दिया गया है। दोस्तों बिहार में लोगों को जल्द ही नए रूट पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई चकाचक और आरामदेह बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। इन बसों का किराया निजी बसों के मुकाबले कम लगता है। राज्य में नई रूटों पर बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए अगले कुछ माह में परिवहन विभाग 145 नई बसों की खरीदारी करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया है कि अभी राज्य में कई रूट पर बसों की आवश्यकता है। इसके अलावा कई व्यस्त रूट में भी बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। बसों की खरीद के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिसंबर तक सभी बसों की खरीद हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इसको लेकर अंतिम बैठक मई में होगी, जिसमें उन एजेंसियों के भी अधिकारी होंगे जहां से बसों की खरीद होगी। दोस्तों देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों के नए जमाने के फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी है। बैंक ने बताया कि अब जालसाज आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताया है कि पंजाब नेशनल बैंक इस समय सभी को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जालसाज नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसा चुरा रहे हैं। बैंक का कहना है कि किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक
ना करें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड ना करें। बैंक के मुताबिक इन दिनों ITR के नाम पर भी फ्रॉड शुरू हो गए हैं। ये जालसाज इनकम टैक्स के मिले जुले नाम से मैसेज भेजते हैं। इसके बाद लिंक खुलते ही ग्राहकों से डेबिट कार्ड, CVV नंबर, जन्मतिथि जैसी डिटेल्स मांगी जाती है। इन सब डिटेल्स को पाने के बाद वे जालसाज तुरंत खाते से पैसा चुरा लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर भी इस तरीके की जानकारी दी हुई है। यह वेबसाइट पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी लोगों को इस ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह किसी भी संदिग्ध ईमेल का जवाब ना देकर और अपने बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगती है। जी हाँ, व्हाट्सएप पर भी एक नया सर्कुलेट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपना ITR भर दिया है उन लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।